आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्वर किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। हमने जाना था कि स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है। स्वतंत्र ध्वनि अर्थात उनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 या फिर मानक स्वरों की संख्या भी 11। ठीक है, मानक अर्थ होता है प्रमुख, तो प्रमुख स्वर कितने हैं? 11 हैं। और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्वर के भेद कितने होते हैं। ठीक है, हमने 6 भेद के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, पहला भेद पढ़ा था हमने उच्चारण काल के आधार पर, अर्थात उच्चारण में लगने वाले स्मय के आधार पर कितने भेद हैं, तो उसके थे 3 भेद। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लोत स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है कम, अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से स्वर हैं? अ, ई, उ और रे। और दीर्घ स्वर, दीर्घ का अर्थ होता है ज्यादा या बड़ा। ठीक है, जिनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। और थर्ड था प्लुत स्वर। प्लुत का प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा में या फिर नाटक के संवादों में। ठीक है, नेक्स्ट भेद हमने पढ़ा था जाति के आधार पर। जाति के आधार पर 2 भेद हैं, सजातीय और विजातीय। ठीक है, सजातीय होते हैं जिसमें एक ही वर्ग के या एक ही जाति के वर्णों का मेल होता है, और विजातीय जिसमें अलग अलग जाति के या अलग अलग वर्णों का मेल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ा था हमने घोषोत्तर के आधार पर। ठीक है, घोष शब्द का अर्थ होता है स्वर तंत्री में कंपन होना। ठीक है, इसके आधार पर जितने भी स्वर हैं वो सभी के सभी आपके घोष स्वर हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था मुख द्वार के खुलने के आधार पर। उसके आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं, विपरीत, अर्धविपरीत, समृद्ध और अर्धसमृद्ध। विपरीत का अर्थ होता है खुलना और समृद्ध का अर्थ होता है बंद होना। ठीक है, जिसके साथ अर्थ लग गया मतलब अर्ध समृद्ध, आधा बंद, अर्ध विपरीत, आधा खुला। ठीक है, ये हमारे उच्चारण करने के आधार पर हमारे मुख की स्थिति किस तरह से होती है उसके आधार पर ये 4 भेद हैं। ठीक है, जैसे विपरीत में आ जाता है आपका आ। विपरीत होता है खुलना, जब हम आ वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह लगभग खुल जाता है। अ विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर जिसके उच्चारण करते हैं इसमें हमारे मुंह आधा खुला होता है। समृद्ध बंद होना जिसमें आते हैं आपके ई उ ऊ। ठीक है, इनका उच्चारण करते इसमें मुंह हमारा लगभग बंद होता है। और अर्ध समृद्ध ए ऐ ओ औ। ठीक है, मतलब कि आधा बंद इसमें मुंह होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था ओंठों की स्थिति के आधार पर। ओंठों की स्थिति के आधार पर 2 भेद हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। ठीक है, मैथ आप लोग पढ़ते हैं, आपको पता है कि वृत्त किस तरह का होता है? गोल। ठीक है, तो वृत्तमुखी जिनका उच्चारण करते समय होठों की स्थिति गोल हो उन्हें कहा जाता है वृत्तमुखी स्वर। और अवृत्तमुखी स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण करते समय होठों की स्थिति गोल ना हो। ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपके उ ऊ ओ औ को छोड़कर जितने भी स्वर हैं वे सारे अवृत्तमुखी है। ठीक है, अ का प्रयोग करते हैं हम नहीं के अर्थ में, अवृत्त अर्थात वृत्त नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भेद हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र का अर्थ होता है आगे, मध्य का अर्थ बीच में और पश्च का अर्थ होता है पीछे। ठीक है, तो अग्र स्वर जिनका उच्चारण करते हैं इसमें जीभ के अगले हिस्से का प्रयोग हो उन्हें कहा जाता है अग्र स्वर। और मध्य स्वर जिनका उच्चारण करते हैं इसमें जीभ के बीच वाले हिस्से का प्रयोग हो उसे कहा जाता है मध्य स्वर। और पश्च स्वर जिनका उच्चारण करते हैं इसमें जीभ के पिछले हिस्से का प्रयोग हो उन्हें कहा जाता है पश्च स्वर। ठीक है, इसके अलावा एक भेद हमारा रह गया था जो हमने नहीं पढ़ा था, उसके बारे में हम आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्वर का नेक्स्ट भेद था हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर स्वर के भेद हैं 2, अनुनासिक और निर्नुनासिक। ठीक है, इसके आधार पर 2 भेद कौन से हैं? अनुनासिक और निर्नुनासिक। ठीक है, अनुनासिक स्वर बेस्वर होते हैं या फिर अनु का अर्थ होता है साथ में, नासिक नाक या नासिका।
ठीक है। जो नाक के साथ उच्चारित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अनुनासिक और निर्नुनासिक। निर का अर्थ होता है के बिना, ठीक है, निर का अर्थ होता है के बिना और नासिक का अर्थ होता है नाक। अर्थात जो नाक के बिना उच्चारित किए जाते हैं वे निर्नुनासिक, जो नाक के साथ उच्चारित किए जाते हैं वे अनुनासिक। ठीक है। अनुनासिक स्वर मतलब इनका उच्चारण करते इसमें हवा नाक व मुंह दोनों के द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है। इनके उच्चारण करते इसमें हवा नाक व मुंह दोनों से बाहर निकलती है और निर्नुनासिक का उच्चारण करते इसमें हवा केवल और केवल, ठीक है, इनका उच्चारण करते इसमें हवा केवल और केवल मुंह से बाहर निकलती है। ठीक है। इन्हें कहा जाता है निर्नुनासिक। जिनका उच्चारण करते हैं नाक व मुंह से हवा निकले वे अनुनासिक और केवल मुंह से निकले तो निर्नुनासिक। ठीक है। बाकी आपकी पूरी परिभाषा इसी शब्द में छुपी है। निर का अर्थ होता है के बिना, नासिक नाक, नाक के बिना जो उच्चारित हो, ठीक है, अर्थात कि नाक से हवा नहीं निकलती, कहाँ से निकलती है, आपके मुंह से बाहर निकलती, नहीं कहते हैं निर्नुनासिक। और जो नाक के साथ उच्चारित हो वो अनुनासिक। ठीक है। जितने भी आपके स्वर हैं अ से औ तक वे सारे के सारे क्या हैं, निर्नुनासिक। ठीक है। अ से औ तक जो 11 स्वर हैं वे निर्नुनासिक हैं। ठीक है। अगर ये सारे के सारे निर्नुनासिक हैं तो फिर अनुनासिक कौन से हैं। ठीक है। आइए अब जानते हैं अनुनासिक हैं। ठीक है। जितने भी आपके 11 स्वर हैं यदि इनके साथ हम या तो चंद्र बिंदु, ठीक है, या तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करें या अनुस्वार का प्रयोग करें, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके ठीक है, ये सारे कहलाएंगे आपके अनुनासिक। अर्थात इन सभी का उच्चारण करने के लिए हमें या तो पंचमाक्षर का प्रयोग करना पड़ेगा या फिर अनुस्वार का या चंद्र बिंदु का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। जिन भी स्वर के ऊपर यदि आपको अनुस्वार या चंद्र बिंदु दिखाई दे वो है आपका अनुनासिक, और जो बिना चंद्र बिंदु या अनुस्वार के हैं उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक। ठीक है। कल ये पॉइंट हमारा छूट गया था इसलिए आज हमने कवर कर लिया। ठीक है। जैसा कि कल ही आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में और व्यंजन के भेद के बारे में। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। आज हम जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि व्यंजन कैसे वर्ण होते हैं, आधी मात्रा वाले वर्ण होते हैं, और किसी भी व्यंजन को पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए उसमें कौन सा स्वर जुड़ा रहता है, अ। ठीक है। किसी भी व्यंजन को पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए उसमें अ स्वर जुड़ा रहता है। ठीक है। तो व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो किसकी सहायता से उच्चारित किए जाएं, स्वरों की सहायता से। ठीक है। जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं या उच्चारित किए जाएं उन्हें कहा जाता है व्यंजन। ठीक है। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। यदि इसमें हम दो द्विगुण व्यंजन को मिला लें तो कितनी हो जाएगी, 35। ठीक है। बिना द्विगुण व्यंजन के 33 और यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्या हो जाएगी, 35। ठीक है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, व्यंजन के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। व्यंजन के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूना। ठीक है। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अर्थात ऐसे वर्ण जो हमारी वाग्येंद्री को, ठीक है, किस चीज को, वाग्येंद्री को, किसी न किसी वाग्येंद्री को स्पर्श करते हुए उच्चारित हो उन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। वाग्येंद्रियां होती हैं जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका इत्यादि। ठीक है। ये सारी होती हैं वाग्येंद्रियां। वाग्येंद्रियां अर्थात जो हमारे बोलने में सहायक होती हैं।
ठीक है। तो ये सारे वर्ण जो है जो ये हमारे किसी न किसी वागेंद्री को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे 5 वर्ग हैं ये सभी वर्ग इसमें आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क से लेकर म तक 25 वर्ण आते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ण हैं? क वर्ग में आता है क, ख, ग, ख, अंग, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सारे 25 वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। स्वर का उच्चारण करते इसमें ये किसकी सहायता से उच्चारित होते हैं? कंठ की सहायता से। ठीक है, ये कैसे वर्ण है? कंठ है। ठीक है, इनके लिए हमें कंठ का मतलब ये कंठ को छूते हुए उच्चारित होते हैं। च, छ, ज, झ, य। ठीक है, ये वर्ण तालु को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न। मूर्धा को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं। त, थ, द, ध, न। इनका उच्चारण करने के लिए दांत को मतलब ये दांत के स्पर्श से उच्चारित होते हैं। और प, फ, ब, भ, म ये औष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होते हैं। ठीक है, अर्थात आपने देखा कि ये सारे वर्ण के हमारी किसी न किसी वागेंद्री को स्पर्श कर रही हैं, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय नाभि पर बल पड़ता है या जोर पड़ता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें वर्ण आते हैं य, र, ल और व। ठीक है, 4 वर्ण आते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। अगला वर्ण है ऊष्म। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें मुख में संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण गर्म हवा बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं श, स और ह। वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें मुख में संघर्ष करना पड़ता है, जिसके कारण मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ये थे व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अगला मुख्य बिंदु है वर्णों का अन्य वर्गीकरण। ठीक है, अगला मुख्य बिंदु है वर्णों का अन्य वर्गीकरण। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक है, अर्थात संयुक्त व्यंजन जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से वर्ण है ये? क्ष, त, ज्ञ और श। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 4 वर्ण ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका परीक्षा में प्रश्न बनता है कि क्ष वर्ण किन किन वर्णों के मेल से बना है, त किन किन वर्णों के मेल से बना है। ठीक है, तो क्ष वर्ण बना है आपका क हलन जमा श हलन जमा अ, या फिर इसी को दूसरे में लिख सकते हैं क हलन प्लस श। ठीक है, यहाँ पे श में हलंत हमने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि अ को हमने इसी में जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि व्यंजन क्या है, अपने आप में आधे हैं, और यदि इसमें हम अ वर्ण मिलाते हैं तब आपका ये पूरा व्यंजन बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने इस श को पूरा इसलिए लिखा क्योंकि इस अ को हमने इसमें पहले ही जोड़ दिया है। ठीक है, दोनों तरह से किसी भी तरह से आए आपने सही करना है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि अगर ऐसा 3 बार तोड़ के लिख रहे हैं तो इन दोनों में हलंत होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे एग्जामिनर ऑप्शन में आपको ये भी देगा और एक ऑप्शन आपके पास ये भी होगा क प्लस स प्लस अ। ठीक है, इसको सब अगर ऐड जमा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका क श अ, ये एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने शब्द नहीं बनाना है, हमने अभी एक वर्ण ही बनाना है। तो वर्ण ही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हलंत का ध्यान रखना है और हलंत का प्रयोग करना है।
ठीक है, त वर्ण त हलन प्लस र हलन जमा औ। ठीक है, त वर्ण का वर्ण विच्छेद है त हलन जमा र हलन जमा औ या त हलंत जमा र। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है ज्ञ वर्ण, क्योंकि ज्ञ को हम उच्चारण के आधार पर कहते हैं कि ग प्लस य होगा, लेकिन इसका सही वर्ण विच्छेद होता है ज हलंत जमा य हलंत जमा अ या ज हलंत जमा। श वर्ण का वर्ण विच्छेद होता है श हलंत जमा र हलंत जमा अ या श हलंत जमा र। बस एग्जाम में करते टाइम ये इन दोनों वर्णों में हलंत का ध्यान रखना है। अगर आप हलंत नहीं लगाएंगे तो आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। प्राण या श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों के भेद हैं दो, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का अर्थ होता है हवा या वायु। महा का अर्थ होता है ज्यादा और प्राण का अर्थ होता है हवा या वायु। ठीक है, तो यहीं से आपकी पूरी परिभाषा बनती है। ठीक है, प्राण या श्वास, श्वास होता है सांस लेने के आधार पर। ठीक है, हवा के मुंह से निकलने के आधार पर या अंदर बाहर जाने के आधार पर या फिर सांस की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद हैं दो, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का अर्थ कम, प्राण का अर्थ हवा या वायु। ठीक है, अर्थात अल्प प्राण की परिभाषा बनी आपकी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से कम हवा बाहर निकले। ठीक है, कम हवा अल्प, कम प्राण हवा या वायु। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम हवा बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है और जिनके उच्चारण में ज्यादा हवा बाहर निकले उन्हें महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, अब ये आपका वर्गीकरण होगा जो आपके 33 व्यंजन हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज छ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। ठीक है, जो आपके 33 व्यंजन हैं इन्हीं का यहाँ पे हम वर्गीकरण करेंगे कि कौन से वर्ण अल्प प्राण हैं और कौन से वर्ण महाप्राण हैं। ठीक है, अब आप इनका उच्चारण करके देखो क और ख का। क ख क ख। ठीक है, क का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें कम समय लग रहा है और ख का जब उच्चारण कर रहे हैं तो इसकी ध्वनि थोड़ा आपकी लंबी जा रही है। ठीक है, फिर से उच्चारण करके देखो क ख क ख। ठीक है, तो क्या आपका जो पहला वर्ण है वो आपका अल्प प्राण है, अर्थात इसमें कम हवा मुंह से बाहर निकल रही है। ठीक है, यदि हवा का आपको नहीं पता लग रहा है कि कैसे हवा हमारे अंदर या बाहर जा रही है तो आपने क्या याद रखना है कि अल्प प्राण में उच्चारण करने में कम समय लगता है और महाप्राण में उच्चारण करते समय ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमारे वर्ण है जो हर वर्ग का, जो आपके 5 वर्ग हैं, इन वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण। ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है तो दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण है महाप्राण। इनके उच्चारण करते इसमें ज्यादा हवा बाहर निकल रही है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास अंतस्थ और ऊष्म है, अब इन दोनों वर्णों का उच्चारण करके देखो, य श, य श। य का उच्चारण करने में कम समय लग रहा है और श का उच्चारण करने में ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो ये जो अंतस्थ वर्ण है ये किस में आते हैं? अल्प प्राण में। ठीक है, अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण, क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लग रहा है। ऊष्म व्यंजन महाप्राण।
इनके उच्चारण में ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, ये अल्पप्राण एक कौन से वर्ण है? अंतस्थ। और ये है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, यदि आपको उच्चारण के आधार पर नहीं पता लग रहा है तब भी आप कैसे याद रख सकते हैं? अल्पप्राण में अ वर्ण, अंतस्थ में अ वर्ण। ठीक है, दोनों अ एक जगह, अर्थात अल्पप्राण और अंतस्थ दोनों एक जगह। महाप्राण में म, ऊष्म में म, दोनों में क्या चीज कॉमन है? इसमें म कॉमन है, इसमें अ कॉमन है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि दोनों अ एक जगह होंगे और दोनों म एक जगह, अर्थात कि जो ऊष्म वर्ण है वो महाप्राण में आएंगे और अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण में आएंगे। ठीक है, और बाकी ये जो 5 वर्ग हैं इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण और दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण में कौन से वर्ण आएंगे? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। ठीक है, और महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। ठीक है, इसके अलावा अल्पप्राण में अंतस्थ वर्ण और महाप्राण में ऊष्म वर्ण। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके स्वर हैं वे सभी कैसे हैं? अल्पप्राण हैं। ठीक है, जितने भी स्वर हैं सभी के सभी अल्पप्राण हैं। इसके अलावा आपका जो अनुस्वार वर्ण है और द्विगुण व्यंजन का ड, ठीक है, ये सभी वर्ण आते हैं आपके अल्पप्राण में। और महाप्राण में स्वर तो यहाँ कोई नहीं बचा, तो इसके अलावा जो इस अयोगवा वर्ण था अ और जो द्विगुण व्यंजन ढ, ठीक है, ये सारे वर्ण आएंगे आपके महाप्राण में और ये अल्पप्राण में। अगला मुख्य बिंदु है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, अघोष और सघोष। घोषत्व के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, अघोष और सघोष। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि घोष शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्वर तंत्री में कंपन होना। ठीक है, घोष शब्द का अर्थ होता है स्वर तंत्री में कंपन होना। ठीक है, अब यहीं से आपकी परिभाषा बनेगी। देखो, अ का प्रयोग करते हैं हम नहीं के अर्थ में और स का प्रयोग करते हैं हाँ के अर्थ में। ठीक है, अ का प्रयोग नहीं के अर्थ में और स का प्रयोग करते हैं हाँ के अर्थ में। और जो घोष वर्ण है इसका अर्थ क्या है? स्वर तंत्री में कंपन होना। जहाँ पे अ लगा है वहाँ स्वर तंत्री में कंपन नहीं होगा और स लगा है तो स्वर तंत्री में कंपन होगा। ठीक है, इन सघोष को घोष वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि घोष शब्द का अर्थ भी वही है और सघोष का अर्थ भी वही है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि अघोष में कौन से वर्ण आते हैं और सघोष में कौन से वर्ण आते हैं। 33 व्यंजन है, इन्हीं को अब हम वर्गीकृत करेंगे कि कौन से वर्ण आपके अघोष हैं और कौन से सघोष हैं। ठीक है, आप लोग उच्चारण करो क और ग का। क और ग दोनों में अंतर देखो कि कैसे किसमें कंपन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, क ग ग। ठीक है, जब आप क का उच्चारण कर रहे हैं तो ये वर्ण आपका एकदम से उच्चारित हो रहा है, अर्थात इसमें कंपन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम ग वर्ण का उच्चारण करें तो हल्का सा हमें कंपन महसूस हो रहा है। ठीक है, जिसमें कंपन महसूस हो वो आपके सघोष वर्ण, जिसमें कंपन ना हो वे आपके अघोष वर्ण। ठीक है, तो इसमें कौन से आएंगे? हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा आपका अघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। ठीक है, हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष वर्ण और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन हो रहा है। इनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो अंतस्थ और ऊष्म है इनका उच्चारण करके देखो, य श य श श व श ये तीनों श जो हैं इनका एकदम से उच्चारण हो रहा है। ठीक है, इसमें अर्थात इसमें कंपन नहीं हो रहा है। जिसमें कंपन नहीं हो रहा है वो कौन से वर्ण है? अघोष वर्ण है। ठीक है, इसमें ऊष्म व्यंजन सभी नहीं आते हैं। ह को छोड़कर जो 3 श हैं वे हैं आपके अघोष। और अंतस्थ वर्ण
तथा जो ह वर्ण है ये है आपके सघोष। ठीक है, ये कौन से वर्ण हैं? सघोष। ठीक है, य र ल व अंतस्थ और ह वर्ण ये हैं सघोष। ठीक है, तो अघोष में कौन से आएंगे? हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और सघोष में आएगा हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ठीक है, इसके अलावा अघोष में तीनों श, ठीक है, जो तीन श हैं वो आएंगे, तीनों श। ह नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा? तीनों श। और सघोष वर्ण में हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इसके अलावा य र ल व और ह। य र ल व कैसे वर्ण है? अंतस्थ वर्ण। इसके अलावा ह, और इसके अलावा पीछे हमने स्वर में पढ़ा था कि जितने भी स्वर हैं वे कैसे हैं? घोष स्वर हैं, सभी स्वर। ठीक है, स्वर का याद रखना है कि यहाँ आपने देखा यहाँ क्या था? 1 3 5 तीन वर्ण थे, यहाँ 3 4 5, यहाँ भी आपके तीन वर्ण है। जहाँ तीन तीन वर्ण आए उनके साथ आपके सभी स्वर आएंगे, अर्थात यहाँ 1 3 5 है अलग प्राण, तो सभी स्वर के आपके अलग प्राण हैं। यहाँ 3 4 5 तीन वर्ण है, ये क्या है? आपके सघोष वर्ण है, अर्थात सभी स्वर भी आपके कैसे हैं? सघोष वर्ण है। श्विक व्यंजन। पार्श्व का अर्थ होता है बगल। ठीक है, पार्श्व का अर्थ क्या होता है? बगल, या अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं साइड। ठीक है, पार्श्व का अर्थ होता है बगल या साइड, अर्थात पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा जीभ के या मूर्धा के साइड से, बगल से बाहर निकले। ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय हवा जीभ के साइड से या पार्श्व से बाहर निकले उसे कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। इसमें आपका एक वर्ण आता है ल। ल, जब आप ल का उच्चारण करेंगे तो हवा हमारे जीभ के साइड से बाहर निकलती है। लुंठित या प्रकंपी व्यंजन। लुंठित या प्रकंपी व्यंजन है र। ठीक है, यहाँ से याद रखना है कि तो ल और र में हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पार्श्विक में आएगा, कौन सा लुंठित में आएगा। ठीक है, याद रखने के लिए एक तो याद रखना है आपने कि पार्श्व का अर्थ होता है बगल। ठीक है, इन दोनों वर्णों का उच्चारण करना है और देखना है कि किस वर्ण के उच्चारण करते इसमें हवा जीभ के पार्श्व से बाहर निकल रही है। ठीक है, यदि आप ये महसूस कर पाते हैं तो आसानी से बता सकते हैं कि ल है। ठीक है, अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लुंठित में क्या आता है? आपका ल वर्ण आता है। ठीक है, लुंठित में ल आता है तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया? र, अर्थात कि ल के साथ ल नहीं आएगा, कौन सा आएगा? इसका ऑपोजिट वर्ड या इसका विलोम र आएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना है कि पार्श्विक में ल और लुंठित में र। अर्ध स्वर। ठीक है, हिंदी में अर्ध स्वर या सेमी वॉवल कौन कौन से वर्ण हैं? अर्ध स्वर वे वर्ण जिनका प्रयोग कभी कभी हम स्वरों के स्थान पर कर लेते हैं। जैसे आपके पास शब्द है कौवा। ठीक है, कौवा, और कौवा को कई कई जगह हमने बुक में देखा होगा कि क्या लिखा होता है? कौवा, अर्थात ये व जो है वो इसने किसका स्थान ले लिया? स्वर वर्ण का स्थान ले लिया। तो यही व क्या है? आपका अर्ध स्वर है। इसके अलावा चाहिए। ठीक है, एक तो चाहिए हम इस तरह से लिखते हैं, दूसरा कैसे लिखते हैं? इस एक ही जगह हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? य का। ठीक है, ऐसे भी आपको कई जगह देखने को मिलता है शब्द चाहिए। कौवा को हम कौवा और चाहिए को चाहिए भी लिखते हैं, अर्थात हमारे जो अर्ध स्वर हैं कौन कौन से वर्ण हैं? य और व। ठीक है, अर्ध स्वर वे वर्ण जिनका प्रयोग हम कभी कभी स्वरों के स्थान पर कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं अर्ध स्वर। कौन कौन से हैं ये? य और व। अगला बिंदु है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। आगत का अर्थ होता है आना। ठीक है, आगत व्यंजन वे व्यंजन जो किसी अन्य भाषा से हिंदी में आए हों। ठीक है, उन्हें कहा जाता है आगत व्यंजन। कौन कौन से व्यंजन हैं ये? क, ख, ग, ज, फ और आ। ठीक है, क, ख, ग, च, फ और आ। ये जो 5 वर्ण हैं ये है आपके अरबी फारसी के। ठीक है, कौन सी भाषा से ये हिंदी में आए हैं?
अरबी फारसी से, और आ वर्ण है अंग्रेजी वर्ण। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि इस बिंदी को क्या कहा जाता है, नुफ्ता। और जिसके वर्ण के नीचे नुफ्ता लगा हो उसका उच्चारण करते इसमें क्या होता है कि उस वर्ण पे जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है। ठीक है, मतलब कि वो दबाव के साथ उच्चारित किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास शब्द है जहाज। ठीक है, अब आपके दो ज हैं, ये बिना नुफ्ता वाला है, ये नुफ्ता वाला है। अब खुद इसका उच्चारण करके देखो कि जो पीछे वाला बिंदी वाला ज है उस पर दबाव पड़ रहा है या नहीं। जहाज, जहाज, जहाज। जो पहले वाला ज है उसका उच्चारण एकदम से होता है, और जो अंतिम ज है इसमें मतलब इसमें जोर पड़ रहा है। ठीक है, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। आवृत्ति का अभिप्राय बार बार आना या दोबारा आना। ठीक है, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है उन्हें कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। ठीक है, जैसे आपके पास शब्द है दिल्ली। ठीक है, तो इसमें ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है जिसमें पहली बार वर्ण आपका आधा है और दूसरी बार वर्ण पूरा। इसी प्रकार बिल्ली, कच्चा, पक्का, कबड्डी। ठीक है, ये सभी के आपके द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, जिसमें पहली बार वर्ण आधा आता है और दूसरी बार आपका वर्ण पूरा आता है। व्यंजन का अंतिम बिंदु है उच्चारण के आधार पर वर्ण भेद। उच्चारण के आधार पर वर्ण भेद। ठीक है, इसके लिए कॉलम बना लो, एक साइड लिख लो प्रकार और एक साइड वर्ण। कौन कौन से प्रकार हैं? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ, नासिक्य और वत्सर्य। उच्चारण के आधार पर वर्णों के इतने भेद हैं या वर्ण को इतने प्रकार हैं। पहला भेद है कंठ्य वर्ण। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते इसमें कंठ का प्रयोग हो या फिर कंठ के स्पर्श से ये उच्चारित हो उन्हें कहा जाता है कंठ्य वर्ण। ठीक है, इसके लिए आपने एक शब्द याद रखना है अकह विसर्ग। ठीक है, क्या शब्द याद रखना आपने? अकह विसर्ग, अर्थात अ से अ आ, क से कवर्ग। ठीक है, कवर्ग कहा जाता है क ख ग घ ण को। ह से ह वर्ण और विसर्ग से विसर्ग वर्ण आ। ठीक है, ये सारे वर्ण हैं, इनका उच्चारण करते इसमें किसका प्रयोग होता है? कंठ का प्रयोग होता है। तालव्य, तालव्य के लिए शब्द याद रखना है इचयश। ई से ई, च से च्वरग, य से य और श से श। ठीक है, ई च छ ज झ य और श, ये सभी वर्ण है तालव्य वर्ण। इनका उच्चारण करते इसमें तालु का प्रयोग होता है। मूर्धन्य, मूर्धा अर्थात जीभ। इसके लिए शब्द याद रखना है रीटश, रीटश, रीवर्ण, ट से ट्वर्ग, ट ठ ड ढ ण, श से श और त से र। ठीक है, री, ट्वर्ग, श और र, ये सारे के आपके मूर्धन्य वर्ण है। इनका उच्चारण करते इसमें मूर्धा का प्रयोग होता है। दंत्य, दंत्य के लिए शब्द याद रखना है तस, त से त्वर्ग और स से स वर्ण। औष्ठ्य, औष्ठ्य के लिए याद रखें उप या 34 आप कैसे भी याद रख सकते हैं। उ से उ और प से प वर्ग।
ठीक है। ये सारे 5 शब्द यदि आपको याद है तो यहाँ से आधे आपको ये जो उच्चारण स्थान है याद हो जाएंगे। ठीक है। अब आपने यहाँ तक देखा कि इसमें अ आ ई उ री, ठीक है, री तक जो 7 वर्ण हैं वो आपके आ गए। इसके अलावा क्वर च्वर ट्वर त्वर्क और पवर्ग 5 वर्ग हैं इन वर्णों का। ठीक है। अब आगे आपके पास है कंठ तालव्य और कंठ औष्ठ्य। ठीक है। कंठ तालव्य और कंठ औष्ठ्य में आपने विभाजित करना है जो 4 आपके स्वर रह गए, ए ऐ और ओ औ। ठीक है। 4 वर्ण हैं, इनको इसमें विभाजित करना है कि कौन से कंठ तालव्य कौन से कंठ औष्ठ्य। कंठ तालव्य जिनका उच्चारण करते इसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हो उन्हें कंठ तालव्य। कंठ औष्ठ्य जिनका उच्चारण करते इसमें कंठ और औष्ठ दोनों का प्रयोग हो उन्हें कहा जाता है कंठ औष्ठ्य। ठीक है। यदि आपको कंठ तालव्य समझ नहीं आ रहा है तो पहले औष्ठ्य वाले निकालो। आपको पता है कि औष्ठ्य वर्ण कौन से हैं, ओ औ। ठीक है। तो इन दोनों का उच्चारण करते इसमें क्या हो, कंठ और औष्ठ दोनों का प्रयोग हो रहा है। ये दोनों कंठ औष्ठ्य हैं तो ये दोनों कौन से आपके कंठ तालव्य। ठीक है। ए ऐ कंठ तालव्य और ओ औ कंठ औष्ठ्य वर्ण है। दंतौष्ठ में भी 2 वर्ण आते हैं, व और फ। नासिक्य, नासिक्य में आते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर होते हैं आपके जो हर वर्ग का 5वां वर्ण है। ठीक है। इन्हें कहते हैं पंचमाक्षर। न य ण न और म। ठीक है। इन्हें कहा जाता है पंचमाक्षर अर्थात हर वर्ग का 5वां अक्षर। और इसके अलावा अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार वर्ण कौन सा है, अंग। ठीक है। सारे वर्ण हैं नासिक्य वर्ण, इनका उच्चारण करते इसमें नाक का या नासिका का प्रयोग होता है। वत्सर्य, वत्सर्य होता है दंतमूल। ठीक है। या जिसे हम कहते हैं मसूड़ा। इनका उच्चारण करते इसमें हमारी जीभ जो है दंत मूल को या मसूड़े को स्पर्श करती है। ये कौन कौन से वर्ण हैं, सरल शब्द आप याद रख सकते हैं, स र ल और इसके अलावा न। ठीक है। 4 वर्ण है आपके वत्सर्य या दंत मूल वर्ण। ये उच्चारण के आधार पर वर्ण भेद हैं 10, जिसमें कंठे वर्ण के लिए शब्द याद रखें अकह विसर्ग, अ से आ, क से क्वर, ह से ह और विसर्ग से विसर्ग वर्ण अ। तालव्य के लिए इचस तालव्य के लिए इचस, इचस ई से ई, च से च्वर, य से य और श से श। मूर्धन्य वर्ण के लिए रीटस, री से री वर्ण, ट से ट्वर्क, श से श और र से र। दंत्य वर्ण के लिए शब्द याद रखें तस, त से त्वर्क और स से स। औष्ठ्य वर्ण के लिए उप, उ से उ और पव से पवर्ग। ठीक है। अब याद देखा आपने कि अ से लेकर री तक और जो 5 वर्ग थे उन सब का वर्गीकरण यहाँ हो गया। हमारे पास स्वर कितने रहे, 4, ए ऐ ओ औ। तब इन्हीं का वर्गीकरण करना हमने कंठ तालव्य और कंठ औष्ठ्य में। अब तालव्य समझ नहीं आया तो औष्ठ्य तो आपको आ रहा है ना समझ की, ओ औ। ठीक है। इनका वर्ण कंठ औष्ठ्य। और जो ए ऐ है इनका कंठ तालव्य। दंतोष्ठ में 2 वर्ण आते हैं, व और फ। नासिक्य में पंचमाक्षर हर वर्ग का जो 5